रात का समय, दूर दूर तक जंगल, ऊपर से घुप अंधेरा। आसमान में भी बादलों के कारण चांद तारे नजर नहीं आ रहे थे। चारों तरफ से केवल हवाओं और जानवरों की आवाज आ रही थी। हवा से हिलते हुए पेड़ बहुत ही डरावने लग रहे थे। मंजर इतना डरावना था कि निधि की जगह और कोई होता तो वो उसी वक्त वहां से भाग जाता। मगर निधि अपने माथे पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए उस उबड़ खाबड़ जंगल में प्रदीप को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। प्रदीप, कहाँ हो तुम? अपने आसपास जरा सी आहट सुन के उसके कदम यकायक रुक जाते और वो अपनी आंखों को बड़ा करके टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखने का प्रयास करती, मगर हर बार केवल निराशा ही उसके हाथ लग रही थी। वो पिछले 2 घंटे से अकेले जंगल में प्रदीप को ढूंढने के लिए भटक रही थी, मगर उसका कोई अता पता ही नहीं था। प्रदीप, मैं तुम्हें महसूस कर पा रही हूँ। तुम यहीं कहीं हो। प्लीज मेरे सामने आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ के चली जाऊंगी। आ जाओ प्लीज। निधि की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, मगर प्रदीप का कोई उत्तर उसे नहीं मिला। तभी दूर एक पेड़ के नीचे उसे एक साया नजर आया, जिसे देखकर उसने राहत की सांस ली और खुद से बोली, देखो, मैं इसे कब से ढूंढ रही हूँ और ये वहाँ पर छुपा हुआ है। अभी इसे बताती हूँ। खुद से ही बातें करते हुए निधि आगे बढ़ रही थी। कुछ ही पल में वो उस साये के ठीक सामने खड़ी थी, मगर जैसे ही वो उसके सामने गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने प्रदीप नहीं बल्कि एक सड़ी हुई लाश खड़ी थी। प्रदीप, प्रदीप, कहाँ हो तुम? देखो, निधि तुम्हें ढूंढ रही है, मगर उसे नहीं पता अब वो तुम्हें कभी नहीं पाएगी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने निधि की गर्दन दबोच ली। उसकी मजबूत पकड़ से निधि दर्द से छटपटा गई। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, प्लीज हेल्प मी। निधि बेटा, उठो। क्या हुआ? कौन तुम्हें मार रहा? जागो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, जागो। निधि के कानों में अपने पिता की आवाज कुछ इस तरह से पड़ी कि मानो दूर से कोई आवाज दे रहा हो। पापा, बचाओ मुझे, प्रदीप भी यहीं फंस गया है, बचाओ हमें। निधि के पापा ने उसे झंझोड़ कर उठाया तो निधि अभी भी डर से कांप रही थी। लगता है इसने फिर से वही डरावना सपना देखा है। जब से उस एक्सीडेंट में प्रदीप कोमा में गया है, इसकी हालत भी दिन पे दिन खराब होती जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मम्मी, पापा, रात दिन वही सपना। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। इन सबसे तो अच्छा होता कि मैं भी मर ही जाती उस दिन। खबरदार, आज तो इस तरह की बात की है, पर आज के बाद इस तरह बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तरफ प्रदीप की ऐसी हालत, दूसरी तरफ तुम। मैं तो कह रही हूँ, हम आज ये सगाई तोड़ देते हैं। ना रहेगा कोई रिश्ता और ना परेशान होगी तुम। ये तुम क्या कह रही हो? रिश्ता तोड़ देंगे? प्रदीप और निधि बचपन से एक दूसरे के साथ खेले और बड़े हुए हैं। सिन्हा भी मेरा अच्छा दोस्त है। उसकी मुसीबत के समय हम लोग उसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? अब मैं इस बात का निर्णय गुरुजी पे छोड़ती हूँ। वो जैसा कहेंगे उनका फैसला अंतिम होगा। उसके बाद कोई बहस नहीं। कहकर गुस्से में वो वहाँ से चली गई। निधि अपने पापा की गोद में सर रखकर बोली, क्यों मैं उस दिन बारिश में जिद करके प्रदीप के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई थी? ना मैं जाती और ना ये एक्सीडेंट होता। उस दिन उनकी गाड़ी का जंगलों के बीच इस तरह एक्सीडेंट हुआ कि निधि तो रोड पर गिर गई, मगर प्रदीप कार सहित खाई में गिर गया। पूरे 24 घंटे के बाद प्रदीप को खाई से निकाला जा सका और वो तभी से कोमा में है। ड्राइवर ने गाड़ी निकाल दी है। आप मेरे साथ चलेंगे क्या? निधि के माँ के बुलाने पर उसके पापा और माँ जैसे ही गाड़ी में बैठकर रवाना हुए, एक काली बदली उनकी गाड़ी के ऊपर मंडराने लगी। जैसे ही वो शहर के बाहर निकले, अचानक मौसम बिगड़ गया और बिजलियां चमकने लगी और एक पेड़ अचानक से उनकी गाड़ी के ऊपर आकर गिरा। गाड़ी का बोनट और फ्रंट कांच पूरी तरह चकनाचूर हो गए। उन्हें आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। निधि की माँ का मन अब खराब हो गया था। उन्होंने अपने घर के मंदिर में जाकर ध्यान करने का सोचा तो पूरे मंदिर में अजीब सी बदबू आ रही थी।
मानो कोई चीज सड़ रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही मंदिर में पूजा की थी, तब तो सब कुछ सही था। अब ये बदबू कैसी? वो सोचते हुए मंदिर के भीतर दाखिल हुए तो मंदिर के भीतर सभी फूल माला सड़ चुकी थी। वो हैरान थी क्योंकि उन्होंने सुबह ही पूजा की थी, तभी ताजे फूल चढ़ाए थे। उन्होंने तुरंत मंदिर की सफाई की और पूरा मंदिर गंगा जल से धोया। तभी उन्हें भगवान के आसन के नीचे सिंदूर लगी हुई हड्डी नजर आई। ये देख कर के वो चीख पड़ी। उनकी चीख सुन निधि और उसकी कजिन पूनम दोनों कमरे से बाहर आई। अरे ताई जी, क्या हुआ? आप क्यों चीखी? यहाँ पर देखो। और तुम कब आई? क्या है माँ? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अरे कैसे नहीं है, ये देखो हड्डी। कहते हुए उन्होंने हड्डी की ओर इशारा किया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? रिलैक्स ताई जी, आप निधि और जीजा जी की तबीयत के कारण थोड़ा परेशान हो, मगर अब चिंता मत करो। मैं आ गई हूँ ना, मैं सबका ध्यान रखूंगी। आप आराम करो। कहते हुए वो उन्हें कमरे में ले जाने लगी और वो पलटकर मंदिर की तरफ देख रही थी। निधि के माथे पर चिंता की लकीर थी। अब उसे प्रदीप के साथ साथ अपनी माँ का भी ध्यान रखना था। कुछ दिन और इसी तरह परेशानी में बीते। कभी एक्वेरियम टूट जाने से सारी मछलियां तड़प कर मर गई, तो कभी यूं ही अचानक कपड़ों में आग लग जाती, तो कभी पालतू कुत्तों के घंटों बिना किसी कारण के भौंकते रहना। दूसरी तरफ प्रदीप की हालत और भी गिरती जा रही थी। किसी को भी कोई हल नजर नहीं आ रहा था। तभी एक रात वो ही साया फिर से निधि के सपने में आया। दूर चली जा, प्रदीप से दूर चली जा, उसी में तेरी भलाई है, वरना तू भी मरेगी और तेरे घर वाले भी। कहते हुए वो साया निधि के भीतर समा गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और भयानक हो गई, आवाज भर्रा गई थी और गेरुआ रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने अपनी आंखों की पुतलियों को गोल गोल घुमाकर अपने हाथों पर उठाया तो घर की सभी खिड़कियां, दरवाजे तेज हवा से पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया और वो एक कोने में बैठी तेजी से हंस रही थी। उसकी हालत देख घर के सभी लोग परेशान हो गए। निफ, क्या हुआ तुझे? वो उसके पास जाकर बात करने की कोशिश कर रही थी तो उसने पूनम के हाथों को काट लिया। पूनम दर्द से बेचैन हो उठी। उसके हाथों से खून बह रहा था। निधि अपनी जुबान को लंबा कर जमीन पर बहते हुए खून को चाट रही थी। उसकी हालत देख किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर फिर कुछ देर बाद माँ तुरंत पूजा घर में गई और वहां से गंगा जल लाकर उन्होंने निधि पर छिड़का और अपने गले की तुलसी की माला उसके गले में डाली तो वो कुछ ही पल में पहले की तरह नॉर्मल हो गई। माँ, मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पता नहीं कितना वजन मेरे ऊपर रखा हो। तुझे पता भी है अभी तेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? निधि कुछ बता पाती उसके पहले ही गुरुजी ने उसे रोक दिया। बस बेटा, कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी, आप यहाँ? बच्चे जब संकट में हो तो ईश्वर उसका संकेत अवश्य दे देता है। ईश्वर का संकेत मिलते ही मैं चला आया। तेरे घर में कोई अपना ही तुझे धोखा दे रहा है निधि, अपनों से संभल कर। मेरे अपने धोखा दे रहे हैं? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। कोई तो है जो नहीं चाहता कि तेरी और प्रदीप की शादी हो, इसलिए काली सिद्धि से उसने प्रदीप की आत्मा को बंधन में बांध कर रखा है ताकि उसे होश न आए। और तुम लोगों पर भी लगातार क्रिया की जा रही है। मतलब उस दिन पूजा घर में जो कुछ भी मैंने देखा वो मेरा भ्रम नहीं था, वहाँ पर सच में हड्डी का टुकड़ा था। क्या सच है और क्या भ्रम, ये तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। फिलहाल जरूरी है कि प्रदीप की आत्मा को काली सिद्धि के बंधन से मुक्त किया जाए। मगर गुरुजी, मेरा अपना कौन मुझे धोखा दे रहा है? वो तो आने वाले भविष्य में पता चल ही जाएगा। भविष्य की गर्त में क्या छुपा है ये तो केवल ईश्वर ही जानता है। हरिओम हरिओम।